अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुबह के 9:15 बज रहे हैं, वैसे तो 8:15 बज रहे हैं। जब मैं वहाँ से वेगस से निकला था, नेवाडा से। तो इस वक्त ये जो जगह आप देख रहे हैं ये लास्ट स्टेशन कहलाता है। बेसिकली हम लोग हुआ डैम की तरफ जा रहे हैं। हुआ डैम पीछे रह गया है मेरा ख्याल है, वापसी में नज़र आएगा। ये आगे एरिज़ोना की तरफ रास्ता जा रहा है और ये जो है बेसिकली डेजर्ट का एरिया पूरा। नेवाडा का जो बाहर का एरिया पूरा डेजर्ट का एरिया कहलाता है। ये लास्ट स्टेशन इसका है। ये बड़ी मार्ट है और यहाँ से सारे चलते हैं ट्रक्स वगैरह जो कि अक्रॉस यूएस ट्रैवल करते हैं। तो ये रास्ता एरिज़ोना की तरफ जा रहा है। एरिज़ोना अलग स्टेट है, नेवाडा अलग स्टेट आती है आपकी। सो ये है ग्रैंड कैनियन, एरिज़ोना के अंदर आता है ये। यहाँ नेटिव लोग रहते हैं। ये जहाज़ भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बेसिकली यहाँ पे स्काई डाइविंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, और प्लस हेलीकॉप्टर से भी लोग आते हैं। वहाँ हेलीकॉप्टर भी खड़े हुए हैं। अगर आप लग्जरी लेना चाहते हैं, ये मुझे पड़ा है तकरीबन $120 के आसपास। ये जो इवेंट पूरा ट्रिप पड़ा है मुझे, वहाँ से यहाँ तक आना और फिर सारे इवेंट्स वगैरह। उसके अंदर एक स्काई लाइन भी है जो कि एक शीशे का समझिए पुल है, ठीक है। तो वो सामने हेलीकॉप्टर अगर मैं दिखा सकूँ आपको, तो हेलीकॉप्टर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अगर आपने लग्जरी लेना है तो आप इनसे ले सकते हैं। वो तकरीबन $700 तक का पड़ता है आपको। ये $100 का पड़ा, कहाँ 30,000 रुपये पाकिस्तानी, कहाँ 2 लाख सवा 2 लाख रुपये। तो डेफिनेटली ये टिकट काउंटर और बकिया चीज़ें अब हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या है अंदर चीज़ें। ओके, सो हम अब पहुँच गए हैं ईगल पॉइंट पे। लाइक आई सेड, ये कैनियन क्या पूरा एरिया है। ये बस आप देख रहे हैं, ये बस बेसिकली वहाँ से हमें लेकर आई। ये वो वाली बस नहीं है जो मुझे वहाँ से वेगास से लेकर आई। वो रुक गई थी कि बीच में एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन को आपको क्रॉस करना पड़ता है, अपना टिकट दिखाना पड़ता है, फिर अंदर ही इंटरनल बस चलती है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे ईगल पॉइंट कहलाता है ये। अच्छा, यहाँ पे मौत भी बहुत ज़्यादा होती है। वो बता रहे थे 1 साल में 40 बंदे मरे यहाँ पे इसी तरह। ओके, ये पॉइंट जो है ईगल पॉइंट कहलाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ईगल बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ईगल की तरह के पर खुले हुए हैं ये हैं, तो इसलिए इसको ईगल पॉइंट कहा जाता है। ये सेल्फी एरिया है पूरा। ये आगे जाके मस्जिद में आपको दिखाता हूँ। सो अब हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। यहाँ पे बस ने उतार दिया है, तो यहाँ से आपको पैदल ही एक्सप्लोर करना है। हमारे पास तकरीबन 3 घंटे हैं। मुझे बस वाले ने टाइम दिया है लोकल टाइम के हिसाब से, संगा 2:15 बजे तक आप लोग पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे बसें चल रही होती हैं वहाँ मेन स्टेशन से यहाँ तक, ठीक है। आप में से जो लोग भी बलूचिस्तान में हैं, कुंड मलीर की तरफ और आगे अड़माड़ा की तरफ, अगर वहाँ का आपने जगहें देखी हैं तो आपको ये जगह फिर नई नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है। और अब चलते हैं आगे। ये स्काई वॉक की एंट्रेंस है। स्काई वॉक क्या है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। उसका सेपरेट टिकट है, पूरा ज़मीन उसकी अलग है, ठीक है। तो अब स्काई वॉक की एंट्रेंस की तरफ हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या और चीज़ें मिलती हैं हमें। माशाल्लाह बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। ये बेसिकली ब्रेकफास्ट या लंच की जगह है। आपको यहाँ पे अपना लंच भी मिल जाएगा। आपके पास जो टिकट है उसमें लंच शामिल है। आपने अपना लंच लेना है यहाँ पे और यहाँ पे एंजॉय करना है। हाँ, हलाल हराम का ज़रा ख्याल रखना है आपने। तो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे चिप्स लेंगे या वेजिटेबल्स में थे, वेजिटेबल बर्गर या इस तरह से कुछ लेंगे। मेक श्योर कि अगर आप लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं है तो ये ज़रा मसला बनता है। अक्सर लोग खा लेते हैं, बाद में बताते हैं हमने तो पूछा ही नहीं था कि हलाल है हराम है। सो डेफिनेटली ये पूछना ज़रूरी होता है। तो गिफ्ट शॉप है, रेस्ट रूम है, ये स्काई वॉक है, ईगल पॉइंट। सो ये स्काई वॉक की एंट्रेंस है। यहाँ
से हम ऊपर जाते हैं। ओके जी, ये है स्काई वॉक। सर्दी है माशाल्लाह, यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 डिग्री है और घुसने वाली सर्दी है, खुश्की भी ज़्यादा है। अगेन बता दूँ, ये नेटिव एरिया कहलाते हैं, यहाँ नेटिव रहते हैं यहाँ पे सारे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे कैमरा और बाकी चीज़ें बना लिखा हुआ अंदर। ओके जी, सो हमारा स्काई वॉक हो गया है। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना पाया, वजह यह है कि वो अलाउ नहीं है वहाँ पे, आपको अलग से $25 देने और मेरा मूड नहीं था देने का $25 सिर्फ एक तस्वीर के लिए। $25 मीन्स तकरीबन 7,000 रुपये में एक तस्वीर के दूँ, विच इज़ नॉट फेयर। बेसिकली है क्या, स्काई वॉक एक डी की शक्ल में एक शीशा है जो मतलब एक वॉक वे है और ज़मीन से 450 फीट ऊपर है और ऊपर आप देखेंगे नीचे तो नीचे आपको पूरी खाई नज़र आएगी। सो मज़ीद आगे जाते हैं। अब मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ क्या नाम है, कल भी मैंने वहाँ पे किया था जो उसका नाम याद नहीं आ रहा, बेसिकली रोप के ऊपर जो करते हैं। सो ढूंढते हैं इसको यहाँ पे कहाँ है। एक वो भी ऑप्शन नज़र आ रहा है सामने, उसको भी ज़रा एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं। देखते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा ये देखें, ये लिखा हुआ है नेटिव अमेरिकन ट्राइबल स्ट्रक्चर। मैंने आपको जैसे बताया था कि ये नेटिव अमेरिकन का ट्राइबल स्ट्रक्चर है। हम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। होला पाए ये जगह है इनकी बेसिकली। ये है वो बेसिकली, ये जो देख रहे हैं ये है वो स्काई वॉक। यहाँ शीशा लगा हुआ है इसके ऊपर पूरा और नीचे खाई है 450 फीट के ऊपर। तो ये जगह अभी कवर करके आ रहा हूँ। यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के मैं अभी यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, हम लोग अभी इस वक्त इस जगह पर है। देख रहे हैं ये आगे जा रही है सड़क, ये जो है इतना सा एरिया है। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली सामने है। चल के देखते हैं क्या है। बेसिकली इसके पीछे भी कोई जगह है तो एक्सप्लोर करते हैं इसको, देखते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं नेचुरल बाथरूम्स बने हुए हैं जगह जगह, इनके हैंडमेड बाथरूम्स कहलाते हैं, रेस्ट रूम्स। ठीक है ना। अच्छा हाँ, जो लोग यूएस नहीं आते या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दोबारा रिपीट कर दूं कि यहाँ पे पानी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब पूरे यूएस में आपको मुस्लिम शावर और वो नहीं मिलेंगे। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अफ्रीका में भी मुझे नहीं मिला था, यूएस में भी नहीं मिला था, जो पानी की बोतल होती है ना वो खाली रखता हूँ लाजमी में। क्योंकि आप क्या नाम है, आपको जब आप कॉफ़ी वो निकालनी होगी तो उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिस वक्त आपको जो है वो दूसरी वजह से वॉशरूम जाना होगा तो उस वक्त हमें हैबिट नहीं है कि हम टिश्यू पेपर यूज़ करें। सो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम बनती है एज़ अ मुस्लिम। फिर पाकी ना पाकी के भी मसले आते हैं और आप फिर ज़ाहिर इबादत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो यहाँ ये जो जगह है एरिज़ोना, यहाँ पे पानी नहीं है। ये अभी बता रहे थे कि यहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है और यहाँ पे ये पूरा रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान है ये। कि यहाँ पे कोई 7 वंडर्स भी हैं। अब कौन से 7 वंडर्स हैं, इसमें से ये कि स्काई वॉक है, ठीक है, और भी हैं। उसके अलावा यहाँ कैक्टस जैसे बहुत बड़े पौधों की काश्त हुई हुई है यहाँ पे। यहाँ बारिश ना होने के बराबर होती है, टेम्परेचर अप एंड डाउन यहाँ होता रहता है, ठीक है। तो दूसरा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ लोग लोकल्स के अलावा रहते हैं, उसमें से रिटायर आर्मी नेवी के अफसरान हैं जिन्होंने अपने अपने यहाँ पे फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, रिसोर्ट्स बनाए हुए हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। पानी यहाँ पे हर 3-4 दिन के बाद आता है, तो पानी की कमी है। दूसरा वॉशरूम में वैसे ही ये लोग पानी यूज़ नहीं करते, तो पानी वैसे भी बचा हुआ होता है। तो अच्छा, दूसरा पानी की बोतल साथ रखा करें क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन का पता नहीं लगता आपको। सर्दियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सर्दियों में अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका ख्याल रखना है। इस वक्त हम सतह समंदर से तकरीबन 450 फीट ऊपर हैं। अभी मज़ीद आगे जाना है, वो बस लेके जा रही है पॉइंट नंबर 2 पे। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये अब पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग जा रहे हैं।
यहाँ बेसिकली म्यूज़िकल फेस्टिवल्स और इस तरह की इवेंट्स वगैरह होते हैं। ये भी एक और जगह है, आई थिंक ये शायद लंच वगैरह की जगह। अच्छा, लंच के इन्होंने कूपन और पासेस हमें दे दिए हैं। मैंने आपको बताया था मैंने तकरीबन $114 यानी कि $115 दिए हैं, जिसके अंदर स्काई वॉक भी शामिल है। स्काई वॉक हटा दें तकरीबन $75 बनता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैंने $40 दिए स्काई वॉक के लिए। फिर मैं $25 दोबारा दूँ तो सेंस नहीं बनता कोई। उनके कैमरामैन अपने मौजूद हैं जिनसे आप तस्वीरें बनवा सकते हैं। इनके रूल्स भी यहाँ लोकल्स के काफ़ी सख्त हैं। ये किसी वक्त भी अगर इनको आप समझ नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम हुई तो ये आपको मना कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वो शायद लंच एरिया है, मैं जाके देखता हूँ। लेकिन ये लंच एरिया दोपहर में ही यूटिलाइज़ करेंगे। अभी मज़ीद आगे की तरफ निकलते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये है नेटिव अमेरिकन्स परफॉर्मेंसेस। नेटिव अमेरिकन की कुछ परफॉर्मेंस है, देखते हैं। यहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स हैं जिनकी लोकल परफॉर्मेंस होती है यहाँ पे। देखिए लोकल अमेरिकन्स। The buses just came. They just got here. Oh, the buses? 3 of them, yeah. 3 big buses just got here. Oh, snap, so we're gonna go to Lex too. You better hurry now. Nice. How was your flight? तो ये जो आपने देखा, ये बेसिकली यहाँ के जो लोकल्स हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हौला पाए पुराने हैं, 150-200 साल पुराने। तो ये उनका लोकल एक रक्स था। अब मज़ीद आगे देखते हैं कि कहाँ जाना है हमने। सो यहाँ एक दो और जगहें नज़र आ रही हैं। लेट्स ट्राई, लेट्स फिगर इट आउट। जो पॉइंट नंबर 2 है उसके लिए बसेस वहाँ खड़ी हैं आगे, वहाँ से हमें बसेस देनी होगी पॉइंट नंबर 2 के लिए। तो टाइम कम है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हमें इन्होंने बताया है पॉइंट नंबर 2 और 3 है। तो मुझे बेसिकली ज़िप लाइनिंग करनी, मैं उसका नाम ही भूल गया था। कल भी मैंने ज़िप लाइनिंग की थी, वो ज़िप लाइनिंग थी फेरिस व्हील के पास, क्या नाम है, ट्रेजर आइलैंड के बिल्कुल सामने। अच्छी थी पर छोटी थी एज़ कम्पेयर विद द दुबई की जो ज़िप लाइन है, वो काफ़ी बड़ी थी, 3-4 गुना। और एक मालम जब्बा में मैंने की थी ज़िप लाइनिंग, सो वो भी अच्छी बड़ी थी। यहाँ पे भी एक ज़िप लाइनिंग और पॉइंट नंबर 3 पे है। यहाँ की ज़िप लाइनिंग की ख़ास बात यह है कि ज़िप लाइनिंग 440 फुट की बुलंदी पर है। इतनी ऊंची ज़िप लाइनिंग मैंने अभी तक नहीं की। कल जो फेरिस व्हील मैंने किया था वो तकरीबन 550 फुट था मैक्सिमम, वहाँ से वो नीचे आया था। और ज़िप लाइनिंग जो थी वहाँ पे वो तकरीबन कोई 250-200 फुट के आसपास थी। अब यहाँ से हमें पॉइंट नंबर 2 के लिए बस पकड़नी। सो लेट मी आस्क कि पॉइंट नंबर 2 की बस कहाँ से मिलेगी। ये लोग खड़े हुए हैं, ये ईगल पॉइंट यही था जहाँ से हम भी आए थे। नाउ लेट्स आस्क फॉर द पॉइंट नंबर 2।
अच्छा, यहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं अलाउ करते ये लोग। हम जिस बस में आए वो तो वहीं पीछे उन्होंने छोड़ दिया। सो टोटल 4 पॉइंट हैं। पॉइंट 0 जो रजिस्ट्रेशन और एंट्री पॉइंट था, जहाँ हमारी बस ने छोड़ा है वेगस की। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 ये रहा, जहाँ पे स्काई वॉक था। फिर पॉइंट नंबर 2 जहाँ भी हम जा रहे हैं मज़ीद आगे। जी, सो ये जो अब जगह है, ये तकरीबन 15-20 मिनट चला के लाया है वहाँ से। बस जो है ये बसेज है, बस भी दिखाता हूँ। ड्राइवर भाई है, मतलब भाई। ये सेकंड प्लेस है, 3 जगह हैं टोटल, मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। ये कहलाता है गुआनो, वो था ईगल पॉइंट, ये है गुआनो। गुआनो के बाद तीसरा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग जिप लाइनिंग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई रेलिंग नहीं है इन्होंने कहा, क्योंकि लोकल नेटिव्स ने बनाया है, तो यहाँ कोई रेलिंग या वो नहीं लगाई है, डायरेक्ट पत्थर है यहाँ पे। हमें इसलिए आदत है क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसे ही है, कोई रेलिंग नहीं, कुछ नहीं। ये कैफ़े पॉइंट है गुआनो पे, आप कुछ ख़रीद सकते हैं, खाना पीना हो। ठीक है, ये दूरबीन से लगी हुई है, आप इसमें सिक्के डालें और करें एंजॉय। ओके, सो ये है होल पॉइंट। नीचे आप देख रहे हैं बेसिकली एरिज़ोना रिवर है ये हम काफ़ी दूर से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन बारिशें नहीं होती तो पानी बहुत कम है। इन्होंने नहर की शक्ल दे दी है इसको। ये देखें, हज़रत तस्वीरें बनवा रहे हैं इस एंगल के साथ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह से। मौसम बहुत साफ़ है, ये भी तकरीबन इतना ही है। वही नीचे खाई है, और आगे चलते हैं, अब देखते हैं ज़रा। अच्छा, नीचे भी जगह है जाने की, हम नीचे भी जा सकते हैं, और ये मज़ीद ऊपर भी है। बस ये रॉकी एरिया है, यहाँ ख़त्म हो जाएगी जगह आगे जाके। ये मज़ीद आगे जा रहे हैं, आगे चलते हैं। ओ, वहाँ तक है रास्ता। आई थॉट कि शुरू में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये तो काफ़ी लंबा है, बट खैर। चलते हैं वहाँ तक और वहाँ से व्यू बनाते हैं आपके लिए, ठीक है इंशाल्लाह। ओके जी, तो अच्छा, ये जो नीचे आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर गुजरता है, पूरा टर्न करता हुआ जाता है। अगर आप लग्जरी राइड लेना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर पूरा आपको दिखाएगा, ये वहाँ से लेकर आएगा आपको वेगस से यहाँ तक, और पूरा दिखाएगा। तकरीबन 3 घंटा लगता है
चार्जेस हैं इसके अप्रॉक्सीमेट कुछ $500 के करीब, जो कि तकरीबन बनता है कोई 1,40,000 रुपये। ये बलूचिस्तान से थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से भी है कि ये पत्थर जो है ना, ये वो वाले नहीं है, मट्टी वाले पत्थर नहीं है, ये सख्त चढ़ाने हैं ये। कि अगर बलूचिस्तान से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, बलूचिस्तान में जो गवादर वाली रोड है पूरी, इसके अंदर जितने भी पहाड़ आपको नज़र आते हैं वो सब मट्टी वाले हैं, स्पेशली जो प्रिंसेस ऑफ होप और ये सारे एरिया आते हैं। ओके, एक्सट्रीम कॉशन लिखा हुआ है, वॉच फॉल फॉलिंग रॉक्स, यानी कि पत्थर गिरेंगे तो आपने देखना है। इस तरफ कुछ खाई है डायरेक्टली, यहीं वो बता रहा था बंदा कि यार सेल्फी लेते हुए तकरीबन 40 लोग अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। कुछ लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं यहाँ पे। तो ओह दैट्स ग्रेट, ऊपर कुछ बना हुआ है यहाँ पे, जाके देखना चाहिए इसको। चलें देखते हैं इसको। तो ये है गुआनो पॉइंट, ये क्या है जाके पता लगेगा। ये कुछ अधूरी चीज़ लग रही है, छोड़ी हुई है, कुछ क्रेन टाइप है, या यहाँ से जिप लाइनिंग वगैरह का कुछ करना है। ओके लिखा हुआ है, ओके 1930 बोट आर पासिंग थ्रू। ये बता रहे हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं जो कि नाइट्रोजन से भरे हुए हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह के इस्तेमाल होते हैं। तो एक फर्म ने इसको ले लिया था, लेकिन 1960 में एक जहाज़ के जेट फाइटर के टेल से टकरा के जगह टूट गई थी। उसके बाद नहीं, अगर आप ये देखें ऊपर तो ये रस्सी लगी हुई है जो कि वहाँ तक जाती थी, सामने तक लेकर आती थी। उसके बाद से इन्होंने इसको दोबारा रीओपन नहीं किया 1960 के बाद से, और फिर ये टूरिज़म डेस्टिनेशन बन गई है। और देखने से भी यही लग रहा है, अगर आप देखें ऊपर कि ऊपर वो केबल कार लगी हुई है, इसमें लोग बैठ के जाते थे, और रस्सी लगी हुई है जो कि नीचे तक लेके जाती होगी। लेकिन जब वो कार केबल टूट गई तो फिर ज़ाहिर आगे कुछ हुआ नहीं उसमें। ये है बेसिकली, ये माइनिंग एरिया आप कह सकते हैं इसको। ये बंद पड़ा हुआ है, और यकीनन नीचे जो है कहीं पे इसका दूसरा एरिया नज़र आ रहा होगा जहाँ पे जाके ये केबल अटैच होती थी। तो यहाँ से कहीं ये रस्सी थी, ये रस्सी भी लगी हुई है थोड़ी सी, बकिया वो नीचे तक जाती थी। नीचे डैम नज़र, वो आपको नज़र आ रहा है, क्या नाम है, रिवर नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली वो एरिया है सारा, इसको इन्होंने टूर डेस्टिनेशन के लिए छोड़ दिया। और ज़ाहिर 1950 में बनाया ये, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन थी वो। ये पूरा अरिज़ोना का एरिया है। एक और हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजर रहा है, बहुत ही छोटा आपको नज़र आएगा, कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाऊँ, शायद नज़र आए हेलीकॉप्टर। वो देखिएगा सामने हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो इस तरह से पूरा जो है विज़िट कराते हैं। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, फुल ऑफ मिनरल्स। और अगर आप गौर से इसको देखें, चट्टानें बिल्कुल बलूचिस्तान जैसी हैं। ये देखें, ये अंदर चरखी लगी हुई है, जो कि बेसिकली ये रोप को खींचने के इस्तेमाल में आती है। अब जब रोप टूट गई है, ज़ाहिर है उस वक्त से ये बंद पड़ी हुई है। नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से। ये इसको तकरीबन समझ लें कि कितना हो गया, 60 साल हो गए, 60-65 साल से ऐसी पड़ी हुई। और ये भी देखें, जगह जगह पत्थर टूट टूट के ये इस रिवर में आ रहे हैं।
ये कुदरती रिवर है, ये किसी ने बनाई नहीं है, ठीक है ना। आपको फील हो रहा होगा किसी ने बनाई भी, अगर आप गौर करें। मुझे भी शुरू में लगा, बट ये नेचुरल है पूरा, इसने अपना रास्ता खुद बनाया है। लेकिन पानी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ये भाई साहब पत्थर तोड़ने की खींचने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे चीनी भाई। सो ये था भाई ग्रैनो पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। चले, ख़त्म होता ही है, आगे चलते हैं। इस वक्त तकरीबन 12:15 हो रहे हैं यहाँ पे एरिज़ोना टाइम के हिसाब से। एरिज़ोना एक डिफरेंट वो आती है, स्टेट आती है, ठीक है ना। और वेगस से 2 घंटे लगते हैं, तो वेगस में 1 घंटा पीछे है, 1 घंटा आगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि अब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जा रहे थे। जैसे जैसे आगे जाएंगे टाइम बढ़ता रहेगा। आप ओहायो साइड पे चले जाएंगे, 3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ओहायो है, न्यूयॉर्क है, इन साइड पे आपको 3 घंटे का फ़र्क नज़र आएगा। तो अब क्योंकि 1 घंटे का फ़र्क हो गया, आगे 1.5 घंटा होगा, फिर 2 घंटा, इस तरह से डिफरेंस बढ़ता रहेगा। सो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे पॉइंट नंबर 3 के लिए। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया था ईगल पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 गुआनो पॉइंट था, ये जहाँ पे ये मशीन लगी हुई है फर्टिलाइज़र के लिए। और अब पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आगे। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा यूएस साइड पर नमाज के हवाले से, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि हमेशा हम लोग जो है वो मगरिब की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा किबला मगरिब की तरफ पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप यूएस साइड पर आते हैं, कनाडा साइड पर आते हैं, तो आपका किबला चेंज हो जाता है। किबला रहता वही है, खानका वही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो हो जाती है मशरिक़ की तरफ। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदीया से ईस्ट साइड पर है, तो आप जो है वो वेस्ट की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो और अमेरिका जो है वो सऊदीया से वेस्ट साइड पर है, यानी कि यूएस से अगर हम सऊदीया साइड को देखते हैं तो वो ईस्ट साइड पर पड़ता है। तो इसलिए हमें ईस्ट की तरफ यानी कि मशरिक़ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी होती है, ठीक है। मैंने कही मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूँ ताकि आपके काम आए, अगर आप सफ़र में हैं, नमाज़ पढ़नी है तो। और टाइमिंग के हिसाब से भी नमाज के औकात चेंज होते रहते हैं। अब क्योंकि मैं 1 घंटा आगे आ गया हूँ तो यहाँ के हिसाब से नमाज़ होगी, 1 घंटा पीछे जाऊँगा तो वहाँ के हिसाब से नमाज़ होगी। डे लाइट सेविंग भी चल रही है, तो इन्होंने अपने आप को ऑलरेडी 1 घंटा पीछे किया हुआ है, आगे नहीं पीछे, तो डे लाइट सेविंग की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है वेगस के अंदर कि 4:30 बजे के करीब मगरिब हो जाती है। होता वो तकरीबन 5:30 का टाइम है, लेकिन 4:30 बजे आपको बिल्कुल मगरिब का टाइम नज़र आएगा। सूरज 4:25 पे डूब चुका होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और वो क्यों है? क्योंकि डे लाइट सेविंग से 1 घंटा पीछे है, तो एक्चुअल टाइम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5:30, लेकिन 4:30 हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब हमें 4:30 बजे के करीब मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। इसी तरीके से ज़ोहर की असर की नमाज़ जो है वो तकरीबन 3 बजे तक आपको पढ़नी है, 3 सवा 3 मैक्स। और ज़ोहर की नमाज़ जो है वो आप तकरीबन कोई 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए हैं वापस से पॉइंट जो है वो 0 की तरफ। 0 पॉइंट में इसलिए कह रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से एग्ज़िट करूँगा तो बाहर हमारी बसें खड़ी हुई हैं। तो ये वापस इधर ले आया पॉइंट 2 से। अब 3 पे जाना है, तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। यहाँ से ब्लू एक स्मॉल वैन आएगी छोटी कोई, वो मुझे लेके जाएगी पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। होला पाए पॉइंट 3 कहलाता है। वहीं पे मील है, यानी कि खाना मिलेगा वहीं पे ज़िप लाइनिंग है। और ये सामने आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो हेलीकॉप्टर सामने मौजूद हैं जो कि आपको पूरा टूर कराते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सारी बसेज़ और ये सारा एरिया, ये असम्बली पॉइंट आपका है, जहाँ पे आपकी मेन बसेस छोड़ती हैं कहीं से भी आप आ रहे हो। सो लेट्स वेट फॉर द ब्लू वैन। आई थिंक वो आ रही है ब्लू वैन छोटी, बस उसी पे जाएंगे हम लोग। ओके जी, सो हम साइड 3 पर आ गए और ये साइड 3 है। ये पूरा ट्राइब एरिया कहलाता है। अभी मैं जो खातून ड्राइव कर रही थी बता रही है हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, रात 3 बजे उठते हैं हम लोग। ये सलून बना हुआ है, देखिए छोटा सा गाँव ही आप समझिए। और यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब ट्राइब्स हैं। ये इन्होंने बनाया हुआ शॉर्ट एंड गैलरी और टोकन्स हैं, आप निशाना लगा सकते हैं यहाँ पे टोकन डाल के मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। देखिए
टाइम है जिप लाइनिंग का, सो देखते हैं। ये लिखा हुआ है जिप लाइनिंग का, टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। लास्ट टिकट सोल्ड है, देखते हैं कितना है क्या है। चलते अंदर। जिप लाइनिंग का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, वापस यहीं आएंगे जिप लाइनिंग करके। सो वेवर फॉर्म, ये टिकट है हमारा। ओके, सो आई नीड टू फिल इट एज वेल। यहाँ से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ कैमरा रख दूंगा मैं, अभी रेड हार्नेस पहनेंगे हम लोग, और यहाँ से 2 बेसिकली जंप्स होंगी हमारी, एक 30 सेकंड की और एक 60 सेकंड की, और वापसी में फिर गाड़ी वापस लेकर आएगी हमें। ये लॉकर, तो आपको सामान रखना है, तो यहाँ मोबाइल रख रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जब वापसी आएंगे। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया। अभी हुआ टाइम बाकी है, वो देखना है। जिप लाइनिंग अलहमदिल्ला बहुत अच्छी रही है, और ऐसी जिप लाइनिंग मैंने अभी तक ज़िंदगी में नहीं की, क्योंकि ये पहाड़ों के दरमियान की जिप लाइनिंग थी। बंजर पहाड़ है, उनके दरमियान पूरी एक जिप लाइनिंग बनी हुई है। पहले एक जिप लाइन ख़त्म हुई जो 30 सेकंड की थी, फिर दूसरी जिप लाइन हुई जो कि 1 मिनट की थी, वो कंप्लीट हुआ। फिर इन्होंने यहाँ तक लाके छोड़ा, तकरीबन 10 मिनट वहाँ से लेकर आए, जो कि डेजर्ट कार होती है उसके अंदर। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस वेगस के लिए। रास्ते में ओवर डैम पर रुकेगा ये। इस वक्त बच रहा है लोकल टाइम, समझ लो कई टाइम था। तो अब यहाँ से निकल के लास्ट स्टेशन जो था एरिज़ोना की करीब, वहाँ रुकेगा ये 10-15 मिनट। उसके बाद हुआ डैम दिखाएगा और इंशाल्लाह 7 बजे तक पहुँचा देगा। सो ये थी हमारी कहानी एरिज़ोना की केयॉन ग्रैंड इवेंट की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ लॉस वेगस में मेरा आज दूसरा दिन है, तो मैंने सोचा मैं अपनी जो है वो जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं कई छोटी छोटी वीडियोस इसके ऊपर बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पहुँचा और किस तरीके से मैंने इवेंट वगैरह अटेंड किया, क्या ख़र्चा आया, क्या क्या मुश्किलात हुई, कितना सफ़र रहा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस तरह से मैंने टिकट बुक किया, कैसे आया। तो भाई यूएस आने के लिए सबसे पहले यूएस का वीज़ा होना तो ज़रूरी है। वो किस तरह से वीज़ा लेना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है, उसकी एक अलग वीडियो मेरी बनी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने किया ये था कि मैंने 27 तारीख की बुकिंग कराई थी अपनी एमिरेट्स एयरलाइन से, और एमिरेट्स एयरलाइन से मैंने कराई थी रात 2:50 पे। मेरा टोटल टिकट जो मुझे पड़ा था 6 दिन के सफ़र के लिए, वो पड़ा था $1770 का, $1770 का। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप एमिरेट्स की ऐप डाउनलोड कर लें, कतर एयरवेज़ की ऐप डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू डायरेक्ट बुकिंग करा लें। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही मिलता है आपको, ठीक है। तो मैं $1770 की बुकिंग कराई, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4,90,000 बनते हैं। पाकिस्तान से बुकिंग क्यों नहीं कराई, उसकी 2-3 वजूहत है। नंबर 1, आपको पाकिस्तान से बुकिंग कराने पर OK2 बोर्ड और ये सब करवाना पड़ता है, ठीक है। आपका कागज़ी वीज़ा है, पेपर वीज़ा होता है, उसके ऊपर OK2 बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से अगर आप कराते हैं तो आपको टैक्सेस और दूसरी मद में जो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं वो 30-40 हज़ार रुपये बिला वजह के पड़ते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट कोई $150। मैं क्यों $150 एक्स्ट्रा भरूँ जब मैं कर सकता हूँ। दूसरा, कागज़ आपको लेके ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़ाहिर ऐप तो होगी नहीं आपके पास, ईमेल का रास्ते में एक्सेस हो नहीं हो, तो एमिरेट्स की ऐप के अंदर सारी चीज़ें आ रही होती हैं। टाइम चेंज हो, सब कुछ जो भी टाइमिंग वगैरह चीज़ें चेंज होंगी, बैगेज कहाँ पहुँचा, सामान कहीं फंसा हुआ है, फ़्लाइट डिले हो रही है, सब कुछ वहीं आ जाएगा आपको, तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको, ठीक है ना। आप अपने कार्ड से बुकिंग कर सकते हैं, उसमें आप दरम में बुकिंग कर सकते हैं, PKR में कर सकते हैं, डॉलर्स में कर सकते हैं। मेरा क्योंकि US में अकाउंट है तो मैंने डायरेक्ट उसी के थ्रू डॉलर्स में पे कर दिया था, तो मुझे कन्वर्जन इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, ठीक है। टोटल कॉस्ट $70 थी। अगर आप दिसंबर में इसको कराते हैं तो ये पड़ जाता है तकरीबन कोई $2,000 के करीब, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस और बकिया चीज़ों का सीज़न होता है, तो फ़्लाइट थोड़ी हाई हो जाती है। सो मेरी फ़्लाइट थी रात 2:50 की और दुबई के लिए, और दुबई में पहुंचा हूँ 4:10 पे। फिर 4 घंटे का स्टे था। अब वो 4 घंटे का स्टे मैंने कहाँ किया, 4 घंटे का स्टे मैंने किया टर्मिनल 3 के ऊपर ही, कॉन्कोर्स B के ऊपर मरहबा लाउंज है। वहाँ 2 किस्म के लाउंज होते हैं, एक होता है एमिरेट्स का अपना लाउंज, जो कि बेसिकली स्काई माइल्स, आपके पास अगर उनके माइल्स के कूपन्स मौजूद हैं, आप बिज़नेस क्लास में हैं, फ़र्स्ट क्लास में हैं, तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं।
लेकिन मेरी क्योंकि इकनॉमी क्लास थी तो फिर मैंने मरहबा लाउंज का रुख किया। मरहबा लाउंज के अंदर बेसिकली किस तरह मुझे एंट्री मिली, मैंने बेसिकली फैसल बैंक का कार्ड बनवाया भाई, अपना क्रेडिट कार्ड। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी बनवा लें अगर आप लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आप लो कॉस्ट के ऊपर अपना टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। ज़ाहिर है लाउंजेस के अंदर फ़ायदा ये होता है, वॉशरूम्स हैं, आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, फ्री डाइनिंग मील वगैरह सब मिल जाती हैं आपको, तो बहुत फ़ायदा रहता है। मुझे तकरीबन 4 घंटे का ट्रांजिट मिला था तो मैंने वहीं गुजारा। तो फैसल बैंक के कार्ड के ऊपर क्या होता है कि फैसल बैंक के कार्ड के ऊपर आपको प्रायोरिटी पास का एक्सेस मिल जाता है। प्रायोरिटी पास बेसिकली इनकी एक ऐप है जो कि दुनिया भर के 1200 लाउंजेस के ऊपर काम करती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मुझे ट्रैवल करके तजर्बा मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो कार्ड आप बनवा लें। वैसे आप प्रायोरिटी पास लेंगे तो $390 का पड़ता है, जो कि बिला वजह फजूल है। इसके अंदर आप अकेले फ्री होते हैं फैसल बैंक के इस कार्ड के ऊपर, बाकी कोई और फ्री नहीं होता। तो ये कार्ड आप बनवा लें, प्लेटिनियम टाइटेनियम जो भी होता है, ठीक है, तो और उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, मैंने वहाँ 4 घंटे स्टे किया। 4 घंटे स्टे करने के बाद फिर 8 सवा 8 की फ़्लाइट थी, तो तकरीबन 7:30 से बोर्डिंग शुरू हो गई। अब जब यूएस की फ़्लाइट होती है तो यूएस की फ़्लाइट के अंदर सख्ती ज़्यादा होती है। तो पहले एक दफ़ा चेकिंग की उन्होंने सामान की, ठीक है ना, फिर दूसरी दफ़ा चेकिंग की, फिर जहाज़ के अंदर दाखिल होते वक्त एक और दफ़ा चेकिंग की। तकरीबन 3 दफ़ा चेकिंग होती है आपकी, 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। और सब कुछ उतरवा लेते हैं, कपड़े छोड़ के, बेल्ट उतरवा ली, जूता उतरवा लिया, मोज़े वोज़े जितने थे, टोपी उतरवा ली, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ते वो, कोई भी सिक्का या कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते आपके पास, ठीक है। तो वो सब करने के बाद फिर एमिरेट्स की एयरलाइन में हम बैठे। फ़्लाइट मेरी थी लॉस एंजल्स के लिए दुबई से, जो कि बनती है 16 घंटे 50 मिनट, तकरीबन कोई 16.5 घंटे की फ़्लाइट बनती है। फ़ायदा ये होता है जाते वक्त कि आपको कोई नमाज़ नहीं मिलती, यानी कि जहाज़ में नमाज़ का ज़ाहिर इशू होता है, तो जाते वक्त आपको नमाज़ नहीं मिलती, वापसी में ज़्यादा नमाज़ें मिलती हैं आपको। तो मैं फ़्लाइट कर रहा था 8:15 बजे। अब क्योंकि 13 घंटे का फ़र्क है तो मैंने 8:15 बजे फ़्लाई किया वहाँ से। जब मैं लॉस एंजल्स पहुँचा तो दोपहर के 12:30 बज रहे थे, 12:45 के करीब टाइम हो रहा था, ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैंने क्या किया, मुझे लॉस वेगास आना था, तो मैंने पहले ही एक और ऐप डाउनलोड कर ली थी, आपको भी बता रहा हूँ, आप कर लें अपने पास, डेल्टा एयरलाइन। मैंने बहुत सारी एयरलाइन देखी, सब में कोई ना कोई मसले मसाइल थे, मुझे डेल्टा बेहतर लगी, पहले भी मैंने यूज़ की थी। डेल्टा डोमेस्टिक एयरलाइन है, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास सीरीन एयर है, एयर ब्लू चलती है, एयर सियाल चलती है, शाहीन एक ज़माने में चलती थी, सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो डेल्टा की ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे अच्छी डील्स आती हैं। तो जो टिकट मुझे $500-$550 का मिल रहा था लॉस एंजल्स से लॉस वेगास, हालांकि 1 घंटे की फ़्लाइट भी नहीं है, 40 मिनट की फ़्लाइट है, वही टिकट मुझे एक जहाज़ में $100 का मिल गया। तो मैंने वो $100 की टिकट लिया। $100 का टिकट लेने के बाद मैंने पहले ही बुक करा लिया था, मुझे पता था। तो मैं तकरीबन 1 बजे वहाँ लैंड हुआ हूँ, और 1 बजे लैंड होने के बाद इमिग्रेशन से मैं 1 घंटे में फ्री हो गया था 2 बजे। यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत अच्छा है, सख्ती ज़्यादा है, लेकिन काउंटर बहुत सारे हैं तो जल्दी फ्री हो जाते हैं। सामान आने में अलबत्ता मुझे टाइम लगा, तो सामान आया मेरा तकरीबन कोई 40 मिनट लगे, 2:30 बजे तक। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी, 3:30 बजे अगली फ़्लाइट थी, मुझे नहीं पता मैं पकड़ पाऊँगा नहीं पकड़ पाऊँगा, तो ये रिस्क है। अगर आपको वो फ़्लाइट नहीं मिलती तो फिर आपको बस से जाना पड़ता है लॉस वेगास, जो कि 6 घंटे का रास्ता है, वो भी तकरीबन $50-60 पड़ता है, बट खौरी ज़्यादा है उसके अंदर। तो मैंने टिकट करा लिया था, मैंने कहा अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अगर आ गया टाइम तो चले जाएंगे। तो खैर 2:30 बजे मैंने लिया सामान, भागा, एयरपोर्ट से बाहर निकला, दूसरे टर्मिनल पे गया जो कि 10 मिनट का पैदल रास्ता है, वहाँ से अंदर दाखिल हुआ तो डेल्टा वालों का बाहर जो है सेल्फ चेकिंग काउंटर बना हुआ है, वहीं से मैंने अपना जो है बोर्डिंग पास वगैरह निकाला। वहीं मैंने $30 पे किया। $30 अलग पे करने पड़ते हैं आपको सामान के, जो आपका बैगेज होता है ना अलग से, तो $30 पे किए तो $130 बने। तो अगर बस के मुकाबले में देखूँ तो मेरे 6 घंटे भी बचे, और मुझे जो पैसे देने पड़े वो तकरीबन कोई $40-50 ऊपर देने पड़े मुझे। $60 यहाँ पड़ता है, $60-65, लेकिन उसके लिए भी मुझे टैक्सी लेके जानी पड़ती बस स्टैंड तक लॉस एंजल्स में। तो इन शॉर्ट अगर मैं कैलकुलेशन बनाऊँ, जो लोग मेमन लोग देख रहे हैं वो ज़ाहिर है कैलकुलेशन करते हैं अच्छी माशाल्लाह से, तो वो अगर कैलकुलेशन देखें तो तकरीबन $30-35 का मुझे फ़र्क आया ओवरऑल। तो मैंने खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकला, तो उन्होंने कहा आपका सामान नहीं जा सकता क्योंकि हमारा जहाज़ लोड हो गया है, अब आप सिर्फ जाएँ, सामान हम अगली फ़्लाइट में भेजेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी मुझे 5:30 बजे पहुँचना था लॉस वेगास पहुँच के फिर मुझे 3 घंटे वेट करना था एयरपोर्ट पर। तो मैंने कहा था मैं वापस एयरपोर्ट होटल आ जाऊँगा और यहाँ पे सेटिंग वगैरह करके वापस चला जाऊँगा। अल्लाह करना ऐसा हुआ, मैं 5 बजे लैंड हुआ। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूँ, यहाँ पे डे लाइट सेविंग चल रही, तो पाकिस्तान से अब टाइम जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे ईस्ट जोन पर हूँ, ईस्ट कोस्ट पर हूँ, तो यहाँ पे 12 घंटे की जगह 13 घंटे का फ़र्क है। 13 घंटे का डिफरेंस तकरीबन आ रहा होता है, यानी कि अगर पाकिस्तान में 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे, तो 13 घंटे के तकरीबन फ़र्क आ जाता है। खैर मैं उतर के टर्मिनल से बाहर आ गया। अब टर्मिनल 3 पे मैं उतरा, वहाँ से टर्मिनल 1 आया मैं लॉस वेगास में। जब जैसे ही उतर के बाहर आया मैं, तो मेरे पास वो डेल्टा की ऐप थी। तो डेल्टा की जो ऐप का फ़ायदा बता रहा था वो था, जो ऐप के अंदर मैसेज आया कि आपका सामान आ गया है,
अब हुआ क्या कि वहाँ जो बंदा था उसने मुझे कहा सामान नहीं जाएगा, उसने उस पर लगेज पे उस पर डाल दिया कन्वेयर बेल्ट पे। अल्लाह करना ऐसा हुआ कि सामान जहाज़ में उसी जहाज़ में लोड हो गया और जहाज़ सामान आ गया। अब मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हुई, मेरे लिए प्रॉब्लम ये हुई कि मैं टर्मिनल 1 पे निकला बाहर, वापस अंदर जा नहीं सकता था। तो वहाँ से मैंने शटल पकड़ी, वहाँ से दोबारा टर्मिनल 3 पे गया, टर्मिनल 3 से वहाँ से अंदर गया, पूरा अंदर जाके फिर मैंने वहाँ पे क्योंकि वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सामान उतर चुका था, फिर मैं डेल्टा के ऑफ़िस गया, वहाँ से मैंने अपना सामान उठाया, उनको बोर्डिंग कार्ड और वो दिखा के। फिर उसके बाद मैंने इत्तेफाक से मैंने वो भी मंगवा ली थी बस टैक्सी। अच्छा, यहाँ जो टैक्सी चलती है उसका भी बता दूँ, ऊबर के अलावा भी एक टैक्सी है जो बहुत सस्ती पड़ती है और बहुत अच्छी है, उसका नाम है लिफ्ट, LYFT लिफ्ट। पिंक कलर की ऐप है उसकी, ठीक है ना। उसको अपने पास कर लिएगा, इंटायर US में आप कहीं भी हों आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम सैन फ्रांसिस्को में भी यूज़ किया, सैन जोसे में यूज़ किया, ओहायो में इसको यूज़ किया मैंने, ठीक है ना, और सॉल्सिलिटो पे मैंने उसको यूज़ किया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लॉस वेगस में उसको यूज़ किया, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ उससे, ठीक है। आप अपना कार्ड वगैरह अटैच कर दें और उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो फ़ायदा हुआ, उसको मैंने कर लिया। और उसके थ्रू मैंने ऐप बुला के, पहले मैंने ऐप बुला ली थी, लेकिन जैसे ही मैसेज आया डेल्टा का कि आपका सामान आ गया, तो मैंने ऐप को कैंसिल कर दिया, मतलब अपनी राइड कैंसिल कर दी मैंने। तो मुझे तकरीबन $5 उसके देने पड़े ज़ाहिर है कैंसिल करने के, लेकिन मैं जाता और आता तो $100 पड़ चुके होते। तो खैर फिर मैंने वहाँ से आया, सामान लिया और दोबारा से राइड बुक कराई मैंने। आपकी दफ़ा राइड बुक नहीं कराई, बल्कि एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी खड़ी थी, मैंने उसी को ले लिया मैंने। तो वो मुझे $46 में उसने मेरे हॉस्टल पे उतार दिया, जो कि बुलेवार्ड स्ट्रीट 4 पर था, ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने एयरपोर्ट से बुकिंग कराने के बाद बुलेवार्ड 4 पर, वहाँ पे फिर मैं टैक्सी से उतरा और फिर मैंने अपने हॉस्टल चला गया। अच्छा, हॉस्टल जो है वो लॉस वेगस के कोने पर है, तो सस्ता थोड़ा पड़ा है मुझे। मैंने बंकर बेड ले लिया था वहाँ पे, और बंकर बेड में 4 बंदों का एवरेज होता है, तो 4 बंदों के हिसाब से मुझे वो मिल गया था बेड जो है। 3 दिन के लिए मैंने लिया, 3 से फिर मैंने उसको 4 दिन किया। 1 मिनट, पीर की रात, मंगल की रात, बुध की रात, जुमेरात की रात, हाँ 4 रातें हो गई। तो 4 रातों के मैंने तकरीबन इसको पे किए हैं, आप लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेट $160 अगर आप 4 दिन के मैंने $160 उनको पे किए रहने के लिए, ठीक है। और बाकी खाना पीना लगा लें तो पर डे का आपका तकरीबन एक वक्त भी अगर आप खाएंगे तो आई थिंक इट्स गुड, $20-25 में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ज़रूर ढूंढ लीजिएगा, करीब में आपको मिल जाएगा। हमें कल मिल गया था यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड के पास, सॉरी रिसोर्ट वर्ल्ड के पास हमें मिल गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खरा खाना पाकिस्तानी बंदों के साथ। और बकिया मैं यहाँ इवेंट में आया हूँ, तो इवेंट में पाकिस्तानी जो वो है हलाल फूड है मौजूद था। आज बिरयानी थी, कल जो है वो लैम वो था, लैम का सालन था दुम्बे का, तो अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो है। अब मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको यहाँ की जो वो हैं टूर अट्रैक्शंस हैं और यहाँ की जो वो हैं बस और टैक्सी वगैरह हैं उसके बारे में ज़रा डिटेल से बताता हूँ इंशाल्लाह आपको।